एडवोकेट पीडिया कास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज़ खालिद और आज के जो गेस्ट हैं मेरे साथ वो हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तलहा अब्दुल रहमान साहब। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू फयाज। तो सर का एक्सपीरियंस तकरीबन 16 साल का है इस लीगल फील्ड में, जिसमें 8 साल का तजुर्बा इनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की तरह है। 2017 से कंटिन्यू एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जहाँ 16 साल का एक्सपीरियंस है इस लीगल फील्ड में, तो आज इनसे 16 साल के तजुर्बे से रिलेटेड जिन चीज़ पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रूल ऑफ लॉ। ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कॉन्स्टिट्यूशन के सराउंडिंग और डेमोक्रेसी की बात करता है। रूल ऑफ लॉ की वजह से डेमोक्रेसी मजबूत या कमज़ोर होता है। पिलर्स की हम बात करते हैं जिसमें कि चाहे जुडिशरी हो या फिर डेमोक्रेसी की, हम इंडियन डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, पिलर कितना मजबूत है। और आज के अगर समाज की बात करें तो इस चीज़ को किस तरह से और किस नज़रिए से देखती है, इन सब चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करने जाएंगे। तो सर इस टॉपिक को मैं शुरुआत करूं इससे पहले मैं चाहता हूं आप अपने बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बता दें। मैं 2008 में एज अ लॉयर एनरोल हुआ और मेरी बेसिक लीगल एजुकेशन नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद से हुई। उसके बाद मैं एक साल के लिए ऑक्सफोर्ड गया। वहाँ पर मैंने BCL की पढ़ाई करी। BCL जो कि बैचलर ऑफ सिविल लॉ कहलाता है और पोस्ट ग्रेजुएट लॉ LLM का इक्विवेलेंट है ऑक्सफोर्ड में। और उसको करने के बाद मैंने एक साल बॉम्बे में प्रैक्टिस करी। उसके बाद मैं फिर लखनऊ शिफ्ट हो गया। वहाँ मैंने हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस करी। और उसके बाद मैं 2012 के दिसंबर में दिल्ली आ गया और तब से मैं अभी तक दिल्ली में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शुरू के 5 साल दिल्ली में मैंने गोपाल सुब्रमण्यम साहब के साथ गुजारे। मैं उनका शिष्य हूँ। मैं उनके चेंबर में मैं उनका जूनियर रहा हूँ। उनको काफ़ी मैटर्स में मैंने असिस्ट भी किया है। मेरा इत्तेफाक से जो पहला असाइनमेंट मेरा था गोपाल सुब्रमण्यम साहब के साथ, वो जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट पे भी मैंने काम किया है। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो लॉ के अलावा थोड़ा सा पॉलिसी, लीगल रिव्यू, रीस्टेटमेंट ऑफ लॉज जी और काफ़ी लीगल रिसर्च में भी रहा है। जी, चलिए सर, तो अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है रूल ऑफ लॉ। तो इसमें जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि रूल ऑफ लॉ टाइम टू टाइम कैसे इवॉल्व हुआ और ये डेमोक्रेसी का स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर कैसे माना जाता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि रूल बाय लॉ जी से डिफरेंशिएबल है। मतलब ये कि जैसे आसान शब्दों में कहा जाए कि एक राजा है, वो डिसाइड करेगा कि उसका कानून क्या है, जी तो वो राजा का कानून हुआ, कानून का राज्य नहीं हुआ। रूल ऑफ लॉ ये इंश्योर करता है कि जो बात लॉ में लिखी हुई है, जो बात सबको पता है कि ये रूल लागू होता है, ये रूल नहीं लागू होता, ऐसा जब माहौल बनता है या ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो इस तरह का कानून लगता है, उसे हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। जहाँ पे सबको पता होता है ओपनली, इन क्लियर टर्म्स, कि ये लिखा है तो ये होना चाहिए, और उसको हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। तो सर क्या है, ये कानून का राज है या राजा का कानून है। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो कानून का राज है। कानून का राज कैसा। जहाँ पे कानून राजा है, जी जहाँ पे संविधान राजा है, ना कि राजा का कानून है। ओके। जब अंग्रेज थे तो अंग्रेज़ों का राज था, लेकिन जब अंग्रेज़ 1857 के बाद जब अंग्रेज़ों ने अपना शासन बदला और क्वीन की तरफ ट्रांजिशन हुआ, तब जो नए कानून आए उनसे एक रूल एस्टैब्लिश हुआ। वो रूल सारे भारतीयों पे उस समय नहीं लगता था, अंग्रेज़ों पे नहीं लगता था, वो धीरे-धीरे करके आम कानून बना। जी लेकिन जो नींव इसकी हमारे आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी में, करंट समय में जो इसकी नींव रखी है, ये 1857 के बाद रखी गई है, जहाँ की एक रूल है, वो रूल को फॉलो करना है। अगर इंडियन पिनल कोड की बात करें तो पुराना हमारा इंडियन पिनल कोड, उसमें जिस तरीके से किसी ऑफेंस को डिफाइन करा है, वो आज तक वो ऑफेंस वैसे ही
डिफाइंड है। अगर नया कानून भी आया है, भारतीय न्याय प्रणाली जो नई आई है अभी, उसमें भी पुराने ही डेफिनेशंस को, पुरानी ही धाराओं को एक नया रूप दे करके लागू कर दिया गया है। लेकिन उसका भी मतलब यही है कि जो कानून व्यवस्था, जो कानून की परिभाषा पहले से चली आ रही थी, जो आम आदमी समझता है, वही परिभाषा आज भी है। और अगर कोई राजा होगा तो, कोई नेता होगा तो, कोई अफसर होगा तो, या हमारे आपके जैसा कोई आम आदमी होगा तो, उस पर भी वही न्याय प्रणाली और वही दंड संहिता लागू होगी। इसे हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। इट मीन्स ये आप कह रहे हैं कि जिस समाज या जिस चाहे किसी भी स्टेटस के, कास्ट के, क्रीड के, सेक्स के, किसी भी कैटेगरी के लोग हों, सब पे रूल ऑफ लॉ समान तरीके से लागू होगा, राइट? हाँ, तो समानता रूल ऑफ लॉ का एक स्तंभ है। अच्छा। रूल ऑफ लॉ के कई सारे स्तंभ हैं जो एक साथ मिलकर के रूल ऑफ लॉ की प्रणाली बनाते हैं। उसमें एक है समानता। उसके अतिरिक्त, उसके अलावा रूल ऑफ लॉ में जो और प्रणालियां हैं वो ये हैं कि जो भी कानून होगा वो खुला होगा, प्रकाशित होगा, सबको उसके बारे में ज्ञान होगा, कोई छुपा हुआ कानून नहीं होगा। तो सर इसमें एक क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अगर रूल ऑफ लॉ का राज है और रूल ऑफ लॉ फॉर द पीपल, बाय द पीपल है, तो यहाँ पे जब मेजॉरिटी किसी एक रूल को अपोज करते हैं, तो फिर क्यों क्यों ऐसा फील होता है कि राजा का रूल है, ना कि रूल का राज है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और यही हमको डेमोक्रेसी की ओर ले जाता है जी। और डेमोक्रेसी के साथ साथ ये हमको संविधान की तरफ ले जाता है। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो ज़्यादातर लोग चाहेंगे वो होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि डिक्टेटरशिप हो, तानाशाही हो, तो तानाशाही होगी। इसका मतलब ये होगा कि एक लिमिट के अंदर, एक प्रारूप के अंदर जो भी ज्यादातर लोग चाहेंगे वो होगा। अच्छा। लेकिन वो एक लिमिट के अंदर होना चाहिए। और वो लिमिट क्या है? वो लिमिट हमारा संविधान है। और ऐसा नहीं है कि संविधान बदलता नहीं है, संविधान भी बदलता है, लेकिन संविधान के भी कुछ मौलिक तत्व हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया गया है कि ये मौलिक तत्व नहीं बदल सकते जी। तो अगर आप ये कहिए कि डेमोक्रेसी एक मौलिक तत्व है कि लोकतंत्र, प्रजातंत्र होना चाहिए, तो उसको सब लोग डिसाइड करके वापस राजा को नहीं इलेक्ट कर सकते कि साहब एक राजा ही होगा, वही आज के बाद राजा होगा, राजा के बच्चे हमारे ऊपर राज करेंगे, उसके बाद उसके बच्चे हमारे ऊपर राज करेंगे। तो ये इस तरीके से हम नहीं शिफ्ट कर सकते, ये संविधान में इसकी इजाजत नहीं है। तो रूल ऑफ लॉ, लोकतंत्र और संविधान का ये रिश्ता है। सर अगर डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं और हमें ये पता है कि डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, राइट? तो अगर ये मान लिया जाए, क्योंकि ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स हम पढ़ते हैं, तो हमें एक फॉर्म्स वो भी दिखाई देते हैं जो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट होती है। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया की अगर हम बात करें, डेमोक्रेसी की हम बात करें अगर, तो जो मेजोरिटी की बात होती है, चाहे मेजोरिटी जिस चीज़ पे हाथ रख दे वही रूल ऑफ लॉ हो जाता है। तो डोंट यू थिंक ये दिस इज़ वन काइंड ऑफ मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट? नो, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल और वी आर टॉकिंग अबाउट कि यही एक सरकार है। हम इस सरकार की बात कर रहे हैं या जनरल बात कर रहे हैं? इन जनरल। देखिए, इन जनरल सरकार आती है और जाती है और बदलती रहती है। तो लोगों के पास ये अधिकार है कि 5 साल तक हमने जिसको चुना वो मतलब होते तो हमारे नुमाइंदे ही हैं। अगर वो जो चाहेंगे वो होगा, तो इनडायरेक्टली हम ही वो चाह रहे हैं। तो हम हैं मेजॉरिटी। हम हैं मेजॉरिटी। अब उस बीच में हो सकता हो कि वो जो जिसको हमने जीत के भेजा है, जिता के भेजा है, अगर वो बात हमारी नहीं सुन रहा है या लोगों को कॉन्फिडेंस उस पर से जा चुका है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आता है जी, या अगले चुनाव में उसको बदल देते हैं, या
छोटे लेवल से अगला जो भी चुनाव आएगा उसमें उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी पहले थी, तो उससे इंडिकेशन मिल जाता है कि हमारी नीतियाँ ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं हैं लोगों को। तो डेमोक्रेसी में कई तरह के बदलाव आते हैं और इसीलिए डेमोक्रेसी में लोग कोशिश ये करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लुभाएँ। आज की परिस्थितियों में देखा जाए तो ये ऐसा लगता है कि अगर हम किसी समुदाय के लोगों को अगर हम लुभा लेंगे तो हम अभी 5 साल हैं, अगले 5 साल हैं, उसके 5 साल बाद भी हैं। जी। लेकिन किसी भी सोसाइटी में इस तरह का प्रजातंत्र ज़्यादा दिन नहीं नहीं चलता चल है, पाता। क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को सामाजिक न्याय चाहिए, जी। लोगों को नौकरियां चाहिए। जी। तो ये घूम फिर के बात अपने लोगों के क्या मौलिक अधिकार हैं उस पे आ ही जाएगी। जी। तो सर जिस तरह से आपने बताया रूल ऑफ लॉ का एक फीचर इक्वालिटी भी है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कि हमारे आर्टिकल 14 में कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आज के दौर में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है उसका? अगर हम देखते हैं जुडिशल सिस्टम को, जिस तरह से एक रिच और पुअर का हम मामला देखते हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है ट्रू सेंस में ये इक्वालिटी बिफोर लॉ एग्जिस्ट करती है? देखिए, मेरी समझ में इक्वालिटी बिफोर बिफोर लॉ एक आदर्श है। जी। तो जब संविधान आपसे अनुच्छेद 14 में इस बात का वादा करता है कि आपको हम समानता देंगे, वो आपको ये नहीं कह रहा है कि हम समानता देंगे, वो ये कह रहा है कि हम आपको समानता का अधिकार देंगे, ओके। ताकि आप उस अधिकार को क्लेम कर पाएँ, उस अधिकार की माँग कर पाएँ। तो इस तरीके से देखा जाए तो संविधान एक आदर्श को मानता है। अब आपकी बात ये सही है कि जिस प्रकार से एक अमीर आदमी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकता है, उस प्रकार से एक गरीब आदमी, एक रिक्शा चलाने वाला, एक मजदूर, एक किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं कर सकता। ना उसके पास समय है, ना उसके पास धन है और ना उसके पास संसाधन है। इसको ध्यान में रखते हुए कानून अनुच्छेद 14 के अंदर जी। समानता को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव और अफर्मेटिव इक्वालिटी को भी इम्प्लीमेंट करता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप रिजर्वेशन को देखें तो रिजर्वेशन के माध्यम से जी। संविधान ये कोशिश करता है कि जिन लोगों को अभी तक सरकारी नौकरियों से, पढ़ाई से वंचित रखा गया, उनको अब आज के दौर में उनको कम अंक आने पर भी सदियों की उनको जो अवहेलना झेलनी पड़ी है उसको मिटाने के लिए उनको मौका दे करके, एक हाथ दे करके आगे बढ़ाया जाए, जी। ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ पाए। तो अपलिफ्टमेंट। बहुत जी। सारे लोगों को ये लगता है कि भाई हम भी समान हैं और अगर समानता का अधिकार है तो हमको और उनको एक जैसा बर्ताव किया जाना चाहिए, लेकिन ये भी समानता है कि उनको सामाजिक प्रणाली में शामिल किया जा रहा है जी। और इस तरह की एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज के द्वारा उनको शामिल किया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो वो उनके बच्चे और आने वाली नस्लें कभी भी किसी अमीर आदमी का या किसी पढ़े लिखे आदमी का सामना या उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। So, sir, it means either poor or marginalized sector community are given a special priority to uplift or bring the equality, right? सही कह रहे हैं आप। जी। तो जहाँ तक रूल ऑफ लॉ की बात है और इसके प्रोटेक्शन की एक बात अराइज होती है, हम यहाँ जुडिशल सिस्टम को देखते हैं। तो आज के ज़माने में, आज अगर हम बात करें, प्रीवियसली बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। आप भी उसी समाज में रहते हैं जिसमें हम रहते हैं, तो क्वेश्चन राइज होता है बिल्कुल। जहाँ पे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। जी। तो अगर हम बात करें जुडिशियल इंडिपेंडेंस की, जहाँ रूल ऑफ लॉ है, उसके प्रोटेक्शन की बात भी होती है, उसके सेफगार्ड की बात होती है, तो किस हद तक जुडिशियल इंडिपेंडेंस का रोल है और किस हद तक जुडिशरी को चाहिए कि वो इंडिपेंडेंस रहे, और आज के टाइम पे कितना चैलेंजेबल है? देखिए, रूल ऑफ लॉ का एक स्तंभ मैंने बताया समानता, जी। दूसरा स्तंभ मैंने बताया प्रकाशित कानून, जी। तीसरा स्तंभ ये है कि अगर आपको असमान
ट्रीट किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, या आपको आर्बिट्रेरी लॉज या अन्ना प्रकाशित लॉज या बिना कारण बताए आपके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो उसको लेकर के आप कोर्ट जा पाएं। ये तीसरा स्तंभ है। तो कोर्ट जाना और आपकी एबिलिटी टू गो टू कोर्ट, कि आप सक्षम हैं न्यायालय तक जाने के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्तंभ है रूल ऑफ लॉ प्रणाली के कारगर होने के लिए। लेकिन सिर्फ आपका न्यायालय जाना ही काफ़ी नहीं है जी। न्यायालय द्वारा आपकी सुनवाई होना और आपको बराबर का अवसर दिया जाना, और वो बराबर का अवसर खुला अवसर होना चाहिए, जिसमें कि आप अपनी बात भी वैसे ही रखें जैसे कि दूसरी पार्टी या दूसरा पक्ष या शासन, अगर आप शासन के विरुद्ध जाएं तो शासन अपना पक्ष जैसे रखता है, वैसे ही आप भी अपना पक्ष रख पाएं। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कोर्ट हो, जो न्यायालय हो, जो जज हो, वो एक अंपायर की तरह, एक रेफरी की तरह निर्भय और निष्पक्ष हो। वो आपकी बात सुने और आपको सुनवाई का बराबर पूरा अवसर मिलना चाहिए। सुनवाई का अवसर ये नहीं कि आपको 1 घंटे का समय या 2 घंटे का समय दे दिया जाए। सुनवाई का अवसर ये है कि आपको ओपन माइंड से सुना जाए जी, और लिमिटेशन ना हो, लिमिटेशन ना हो और डर ना हो कि अगर मैंने इस तरह का फैसला दे दिया तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा जी, या मैंने इस तरह का फैसला दे दिया तो मुझे पोस्ट रिटायरमेंट में मेरा क्या होगा, या अगर मैंने इस तरह का फैसला दे दिया तो हो सकता हो मेरा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ना हो। जी, ऐसा आपने इमरजेंसी पर कई किताबें भी पढ़ी होंगी। जी, इमरजेंसी के समय में लोग, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इसको डॉक्यूमेंट भी किया है, लीगल हिस्टोरियंस ने, कि कई सारे ऐसे जजेस थे जिनका अपॉइंटमेंट कंफर्म नहीं हुआ। 6 महीने के लिए जज थे, उसके बाद उनका अपॉइंटमेंट कंफर्म नहीं हुआ। ओके। लोग ये कहते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे फैसले दिए जो सरकार को पसंद नहीं आए, या उनकी सीनियरिटी को ओवरलुक करते हुए उनसे जूनियर वाले को प्रमोशन दे दिया गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो भारत के विधिक इतिहास में हो चुका है जी, और आज के दौर में भी दोहराया जा सकता है, और कई लोग ऐसा कहते हैं कि इसके बादल हैं। अच्छा। इसलिए अगर हमें रूल ऑफ लॉ या कानून की प्राथमिकता को बनाए रखना है तो हमारे लिए एक निरपेक्ष, एकदम निडर, निर्भीक और निरपेक्ष न्यायालय प्रणाली का होना बहुत ज़रूरी है। सर, तो आज जैसे कि मैंने चैलेंज की बात की है, तो कितना स्ट्रगल कर रही है जुडिशरी इंडिपेंडेंट होने के लिए, या अपनी इंडिपेंडेंस जो भी है उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इस इंडिपेंडेंस को क्या चैलेंजेस हैं आज के टाइम पे? और ये चूँकि बहुत सारे इन्फ्लुएंस है चारों तरफ से, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। आपको क्या लगता है जुडिशरी कोई स्ट्रिंजेंट कदम उठा रही है इस सेक्टर में? कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई है या कुछ ऐसे प्रपोज़ल गए हैं जिससे कि ये हो कि बिल्कुल ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो? देखिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये मेरा मानना है। जी। या तो कम होगी या तो ज़्यादा होगी। कंप्लीट इंडिपेंडेंस इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम सब लोग इंसान हैं, हम सब लोग एक समाज में रहते हैं, हम सब लोग अखबार पढ़ते हैं, हम सब लोग टीवी देखते हैं, हम सब लोग मूवीज़ देखते हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस आ सकता है। ठीक। उस थॉट प्रोसेस को, उन सोच को, उन बातों को किस स्तर तक, किस एक्सटेंट तक हम अपने काम में निर्णायक प्रणाली में, नायक डिसीजन प्रयाल जी। मेकिंग प्रोसेस में कहाँ तक घुसने दे रहे हैं, ये इंडिपेंडेंस का बहुत बड़ा फैक्टर है। जी। मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में कोर्ट्स, न्यायालय इंडिपेंडेंट होने के लिए उतना ही प्रयत्न कर रही हैं जितना कि एक डूबता हुआ आदमी हवा के लिए करता है, और ये आज से नहीं कर रही हैं, ये आप समझ लीजिए कि 1970 से कर रही हैं, जब कॉलेजियम की नींव रखी गई कि कॉलेजियम सिस्टम होगा। जी। उसका वजह थी, एक बैकग्राउंड था जी। कि किसको हम सिस्टम के अंदर आने देंगे, किसको नहीं आने देंगे।
किसके ऊपर हमें डाउट है, किसके ऊपर हमें डाउट नहीं है, कौन ऐसा आदमी है जो फिट है, जो कॉलेजियम में आने लायक है। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई यही एकमात्र सिस्टम है जहां जज ही डिसाइड करते हैं कि कौन जज बनेगा, जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम ज्यादा, लेकिन आज के दौर में इससे सक्षम सिस्टम नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन को देख लीजिए, आप लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस देख लीजिए अक्रॉस द कंट्री इन डिफरेंट स्टेट्स। जी। इट इज नॉट रियली वर्किंग। वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से आइडियल सिस्टम में काम करना चाहिए। तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कोलिजियम सिस्टम की नींव रखी गई, और कोलिजियम सिस्टम टाइम टू टाइम अपने आप को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना रहा है, पारदर्शिता बढ़ा रहा है। पहले समय में कोलेजियम के रेजोल्यूशन वेबसाइट पे नहीं आते थे, आपको नहीं पता चलता था कि किस आदमी को क्यों जज बनाया गया और किस आदमी का प्रपोजल क्यों डेफर किया गया, लेकिन आज के समय में आपको ये बात पता चलती है। तो ऐसा नहीं है कि कोलेजियम 20-25 साल से जजेस बना रहा है और आज भी बना रहा है। कोलेजियम एज अ सिस्टम वो इवॉल्व हुआ है बेहतरी के लिए, और मुझे लगता है आने वाले समय में भी इवॉल्व होगा। ओनली प्रॉब्लम विद द कोलेजियम सिस्टम इज कि जो कोलेजियम सिस्टम के रिकमेंडेशन जाते हैं जी। उसमें सरकार फिर बदल करने की कोशिश करती है, या 2 लोग को आगे बढ़ा देगी, 4 लोग को पीछे रोक देगी। तो उससे जो सीनियोरिटी रहता है, या सीनियर किसी आदमी, कोई आदमी ऐसा है जिस कई बार उनके जूनियर्स उनसे सीनियर हो जाते हैं इस एप्लीकेशन प्रोसेस में, वो सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। और अच्छे कैंडिडेट्स फिर अपना कैंडिडेचर वापस ले लेते हैं कि अगर मैं सीनियर नहीं बना फलाने आदमी से तो फिर मेरे लिए कोई फायदा नहीं है इसमें जाने का, क्योंकि मेरे से जूनियर आदमी आगे चला जाएगा। ये स्वाभाविक है, और सरकारी अफसरों में भी ऐसा होता है। तो अगर कोई और प्रैक्टिसिंग लॉयर या कोई डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का ऑफिसर ऐसा सोचता है तो उसके सोचने में कोई बुराई नहीं है जी। तो मुझे ये लगता है कि कॉलेजियम सिस्टम नीड्स परफेक्शन, एंड दैट परफेक्शन विल कम एज अ रिस्पॉन्स। जब कुछ होगा तो वो उसके जवाब में कार्रवाई करके आपस में डिसाइड करके सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट और ओपन बनाएंगे। ठीक है सर, तो ये जो रूल ऑफ लॉ है, अगर हम आज के ज़माने में बात करें, टेक्नोलॉजी इतना एवॉल्व हो चुका है, डेवलप्ड हो चुका है, एआई का बूम हुआ है। बिल्कुल। एआई के बूम से सब जगह आप देखते हैं डिजिटल गवर्नेंस भी आ चुका है, इवन कि जुडिशरी के अंदर भी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया और फिर इसको भी और इफ़िशिएंट बनाया गया। अब अगर रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी, एआई और ये डिजिटल गवर्नेंस किस हद तक रूल ऑफ लॉ को मजबूती पैदा करता है या फिर कहीं ना कहीं वीक कर रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो टेक्नोलॉजी है, स्पेशली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये रूल ऑफ लॉ और जुडिशरी, स्पेशली इन रिलेशन टू जुडिशरी, जी। को कमज़ोर भी कर रहा है और मजबूत भी कर रहा है। सवाल ये है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, या टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी को एक साथी के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको कमज़ोर कर देगा, साथी की तरह। साथी की तरह। लेकिन अगर आप इसको एक सेवक की तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको मजबूत कर देगा। तो थोड़ा सा डिस्ट्रिक्शन बताइए इसमें। हाँ, मेरी ये सोच है, जैसे अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही ले लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक सब थीम है जिसे हम कहते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें आप कोडिंग और न्यूरल नेटवर्क के द्वारा आप कंप्यूटर को ट्रेन कर देते हैं पैटर्न रिकॉग्नाइज करने में। जी। तो कंप्यूटर एक बार सीखेगा, 2 बार सीखेगा, 3 बार सीखेगा, फिर उसको पैटर्न देखने लगेगा, तो वो उस पैटर्न से समझ जाएगा कि ऐसा होता है तो ऐसा होना चाहिए। अब मशीन लर्निंग से प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो पैटर्न आप उसको फीड करेंगे वो पैटर्न सीख लेगा। जी। ठीक। तो अगर आप उसको बताएंगे कि येलो की स्पेलिंग YELLO है, तो एक बार बताएंगे तो हो सकता है आपको वो करेक्ट हो जाए,
लेकिन आप उसको बार बार बताते रहेंगे तो वो स्पेलिंग ही जान लेगा कि येलो की स्पेलिंग में एंड में डब्ल्यू आता ही नहीं है। जी। तो उसने गलत चीज सीख ली। हम्म। ठीक। अगर उसने गलत चीज सीख ली तो वो उसको रेप्लिकेट करेगा, वो हर जगह वो गलत हर ही जगह करेगा। उसको रिपीट कर देगा। हम्म। अब अब आप तो ये सोच रहे हैं कि साहब ये मशीन है, हमने एक बार येलो की स्पेलिंग बता दी, इसको मतलब और सिखाने की जरूरत नहीं है, मशीन है सीख लेगा भाई। जी जी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने उसको गार्बेज फीड किया है, गलत डेटा फीड किया है, तो वो गलत चीज सीखेगा। अब इसका इम्पैक्ट जो है वो लॉ और सोसाइटी और जुडिशियल सिस्टम पे क्या पड़ेगा। फर्ज कीजिए कि एक पैटर्न रिकॉग्निशन के द्वारा आप क्राइम डिटेक्ट कर रहे हैं, तो आपने क्राइम डिटेक्ट किया। अब आप अब यहां पर आ जाती है हाउ दिस विल बी यूज्ड इन क्राइम डिटेक्शन। आपने उसको 25 एफआईआर, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, 25 तो बहुत छोटा डेटा सेट है, बट आपने उसको मान लीजिए 25,000 एफआईआर रीड करा दी, 25,000 एफआईआर रीड कर लो। जी। अब 25,000 एफआईआर में से उसने अक्यूज के नाम पढ़े, उसके बाद अक्यूज के नाम पढ़े तो उसने ये डिसाइड कर लिया कि अक्यूज इस नाम का अक्यूज होता है, इस नाम का आदमी होता है तो वो अक्यूज होता है। ओके। तो वो यादव भी हो सकता है, सिंह भी हो सकता है, अहमद भी हो सकता है, हम्म। खालिद भी हो सकता है, रहमान भी हो सकता है। जी। लेकिन वो मशीन है, वो पैटर्न सीख रहा है। हम्म। तो वो पैटर्न से क्या सीख रहा है, जो डेटा आप उसको फीड कर रहे हैं। तो जो पुलिसिंग में जो पुलिस का बायस है इन रजिस्टरिंग एफआईआर, हम्म। कि आपको पता है, हमको भी पता है, कोर्ट ने भी कई जजमेंट्स में बोला है कि फर्जी एफआईआर है, जी। अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, एफआईआर क्वैश हम्म। कर दो। हम्म। उन सारी एफआईआर को अगर आपने बेसिस बना के मशीन लर्निंग कर ली, तो मैं और आप और जितने लोग, जिस तरह के नाम उस एफआईआर में डाले जाएंगे, सब वो अक्यूज सारे हो लोग जाएंगे। शक की निगाह में हम्म। आएंगे। तो जैसे ही हम लोगों का नाम कहीं ट्रिगर करेगा, वो रेड अलर्ट करके बता देगा कि भाई ये तो शक की निगाह से इनको देखना है। तो दैट इज द प्रॉब्लम विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टुडे। आई मीन साइंटिस्ट आर ग्रैपलिंग विद दैट, कंप्यूटर वाले जो लोग हैं वो प्रॉब्लम को समझ चुके हैं, दे आर वर्किंग ऑन इट। बट आप क्या कर रहे हैं कि आपने उसको सेवक की तरह नहीं इस्तेमाल किया, आपने उसको साथी की तरह इस्तेमाल किया, हम्म। कि भाई तुम हमको पैटर्न बता दो कि भाई किस तरह के लोग चोर होते हैं और हम जगह जाके उसको जल्दी से पकड़ लाएंगे। ठीक। तो ये हो गया हमारा आपका साथ, जी। ये साथी की तरह आपने इस्तेमाल किया। लेकिन अगर मैं उसको कहूं कि तुम इस एफआईआर में से ये बताओ कि भाई कौन सी एफआईआर, किस तरह की घटना कहाँ घट रही है, फिर आपने उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया। हम्म। जैसे कि कोई इंटर्न आपको डेटा लाके देता है या कोई रिसर्च लाके देता है, तो आप उसको एज इट इज नहीं यूज करते क्रॉस हैं, चेक उस करते पर हैं। क्रॉस चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, अपना दिमाग लगाते जी। हैं। उसमें अगर कोई गलत चीज होती है तो उसको हटाते हैं, फिर आप उसको प्रेजेंट करते हैं। तो दैट लेवल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज वेयर आप उसको टेक्नोलॉजी को एज अ सेवक यूज कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी को आपको स्लेव की तरह ही यूज करना है एज ऑफ टुडे। जी। आज की, हाँ, आज इसलिए कि टेक्नोलॉजी चेंज होती परफेक्शन रहती है। नहीं है इस टाइम हाँ, पे। परफेक्शन नहीं है, और आप उस इम्परफेक्शन को समझिए। हम्म। तो कोर्ट्स में भी अगर आप एआई रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, हम एआई पे रिलाई करना चाहते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, तो आपको उसकी लिमिटेशंस को समझना पड़ेगा कि ये कहाँ गड़बड़ कर सकती है, क्यों गड़बड़ कर सकती है। मैं इससे एक सवाल पूछूंगा तो ऐसा तो नहीं है कि ये दूसरे केस का जवाब दे देगी, जी। या आपने मन से तो नहीं भाई। आपको शायद पढ़ा भी होगा, अमेरिका में जो है कई वकील साहब को वहाँ की जो बार काउंसिल है उसने नोटिस भी दी कि साहब ये आपने फर्जी साइटेशन हाँ, डाले हैं। ऑस्ट्रेलिया का भी मामला है। जी, जी जो जी। तो इस तरह की मतलब वकील उस पे रिलाई कर रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि चैट जीपीटी तुम मुझे बता दो कि इसमें कौन सा साइटेशन लगेगा। चैट जी। जीपीटी ने बता दिया कि भाई एआईआर 1968 एससी 1675 यूज कर लीजिए। अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एग्जैक्टली। आपने कोर्ट में उठा के दे दिया, जज साहब आपसे पूछने की किताब नहीं मिल रही है मुझे, आप ला के दीजिए। तब आप वहाँ सॉरी बोल रहे हैं कि साहब ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो मैंने जीपीटी से पूछ लिया था। तो वी हैव टू नो द लिमिटेशंस। ठीक है, तो इट मीन्स के टेक्नोलॉजी को आज के टाइम पे बिल्कुल ही लाइक यू सेड के साथी की तरह यूज़ नहीं करना, सेवक की तरह यूज़ करना, स्लेव बनाना है। क्योंकि परफेक्शन अभी है नहीं, आप 100% कंफर्म नहीं हो सकते उसके दिए हुए प्रेडिक्शन या रिस्पॉन्स से। उसको अपने हिसाब से आज के टाइम पे यूज़ किया जाए। बिल्कुल। और चलिए तो सर, ज़रा हम बात करते हैं, जस्टिस की बात कर लेते हैं, रूल ऑफ लॉ में। आज जिस समाज में हम रहते हैं और जिस तरह का एक परसेप्शन चला आ रहा है, और बहुत सारे ऐसे मामले जो कि पेंडिंग हैं,
क्या आपको नहीं लगता कि ये जो जस्टिस है, ये एक प्रिविलेज की तरह है सिटीजन्स के लिए, ना कि राइट की तरह? लोग तो राइट की तरह चाहते हैं कि उन्हें जस्टिस मिले, लेकिन कहीं न कहीं फ़ील होता है ये एक प्रिविलेज है कि जस्टिस मिल जाए, राइट? और अगर रूल ऑफ लॉ की बात करें तो ये किस हद तक सिटीजन्स को एक एक्सेस दे, जिससे कि जस्टिस राइट ना प्रिविलेज ना लगे, बल्कि राइट हो, एब्सोल्यूट राइट। आपकी बात सही है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस टू कोर्ट कि हम अपना मुकदमा या अपनी शिकायत लेके न्यायालय जाएं, कोर्ट जाएं, लेकिन वहां से इंसाफ लेके हम लौटेंगे या मेरा पोता लौटेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। जी, हम हम या हमारा पोता। बड़ी बात। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि नंबर एक, हम एज अ सोसाइटी, इंडिया इज अ लिटिगस सोसाइटी, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा कि जो हमारा सिविल जस्टिस सिस्टम है और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसमें आपस में कोई तालमेल नहीं है। जब मैं ये कहता हूं कि आपस में तालमेल नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप ये समझ लीजिए कि एक जस्टिस सिस्टम के दो तराजू हैं, एक दो स्केल्स हैं जस्टिस के। एक तरफ सिविल सिस्टम है और एक तरफ क्रिमिनल सिस्टम है। आमतौर से इनको बराबर होना चाहिए, एक तरफ सिविल एक तरफ क्रिमिनल, जिससे कि जो सिविल केस है वो सिविल में जाए और जो क्रिमिनल केस है वो क्रिमिनल में जाए। अब हो क्या रहा है कि आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सिविल जस्टिस सिस्टम के फेल होने का भार ढो रहा है। अच्छा। क्योंकि जो सिविल सिस्टम वाला जो हाथ है वो है ही नहीं, बहुत स्लो है। तो अगर मुझे आपसे 5,000 रुपए की मैंने उधारी दी थी, आपने वापस नहीं करी है, तो मैं आपके ऊपर 5,000 रुपए का रिकवरी का सिविल सूट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने मुकदमा कर दिया तो वो मुकदमा गया सालों साल तक। एग्जैक्टली। तो मैं जाके सीधा करूंगा एफआईआर, कोशिश करूंगा कम से कम एफआईआर कराने की। तो जो सिविल जस्टिस सिस्टम है, जो चलना चाहिए था, ये नहीं चल रहा है क्योंकि स्लो सिस्टम है। तो इसका जो वेट है, जो कि ऑर्डिनरी सिविल के कोर्ट में आपको जाना चाहिए था, उसका वेट भी क्रिमिनल के ऊपर आ गया। राइट। तो अब वही पुलिस वाले जो वहां बैठे हैं, वो आपके 5,000 रुपए की रिकवरी के पीछे भागेंगे, या कहीं मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, डकैती हो रही है, तो उसके पीछे जांच करेंगी। क्योंकि पुलिस फोर्स तो सीमित है, जैसे कोर्ट का टाइम सीमित है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिस्पॉन्सिव हो, तो हमको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि सिविल जस्टिस सिस्टम में भीड़ लग क्यों रही है। क्योंकि हर आदमी सिविल मुकदमों को क्रिमिनल की तरफ ले जाना चाहता है। जी। अगर कोई बिल्डर ने टाइम से फ्लैट नहीं दिया, एफआईआर कर दो। अगर कोई बैंक का लोन नहीं चुका पा रहा है, एफआईआर कर दो। जी। अगर किसी ने आपसे उधारी ली है, एफआईआर कर दो। उसने मुझे छेड़ दिया, एफआईआर कर दो। उसने मुझे गाली दे दी, एफआईआर कर दो। हर उसने चीज मेरी को गाड़ी पे डेंट लगा क्रिमिनल दिया, की एफआईआर तरफ कर दो। मोल्ड करते हैं, इसलिए कि लगता है क्रिमिनल ज्यादा फोर्सफुल है, और क्योंकि डंडे की मार है, जेल का डर है, तो उसको शायद सामने वाला ले दे के सेटल करना चाहता है। एग्जैक्टली। तो आपको आपके 5,000 रुपए मिल जाते हैं, लेकिन आपको तो आपके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आपके उस एक मुकदमे के लोड की वजह से कितना और काम बिगड़ रहा है, इसका आपको अंदाजा नहीं है और आपको फर्क भी नहीं पड़ता। सही। मतलब मैं जब आपको कह रहा हूँ एज अ सोसाइटी हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो हमको अपना सिविल जस्टिस सिस्टम इम्प्रूव करना होगा। हमको नई रेमेडीज आज के समय के हिसाब से, आज के वक्त के हिसाब से बनानी पड़ेंगी, ताकि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर से वो भार उठ जाए। इट मीन्स सिविल का बर्डन क्रिमिनल पे इस तरह से पड़ रहा नहीं है। आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, लेकिन आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि सिविल की रेमेडी नहीं है। ये तो बात सही है। आप एडवोकेट, मैं भी एडवोकेट, हम दोनों प्रैक्टिस करते जी। हैं, तो हमें तो पता है क्या चल रहा है। लेकिन हम कहाँ देख रहे हैं आज के टाइम पे भी इस चीज़ को रिफॉर्म करने की कहीं बात हो रही हो, या कोई इस तरह का रूल और प्रोसीजर्स बना दिया गया हो कि स्पीडी ट्रायल हो जाए या स्पीडी
सेटलमेंट हो जाए चीज़ों का, सिविल वाले मामले तो आज भी वही हालात हैं। इवन के रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आए हुए थे, तो उनसे भी प्रोग्राम में यही बात हुई थी कि जो ट्रायल मुकदमे इतने लंबित हो रहे हैं, पेंडेंसी बढ़ रही है, इसको स्मूथ करने के लिए, स्पीडी करने के लिए कुछ तो कदम उठाए जाएं। सही कह रहे हैं आप। नहीं उठा आज के टाइम पे तो हम और देख इसकी वजह ये भी है क्योंकि सिविल जस्टिस सिस्टम नहीं काम कर रहा है, तो कोई आदमी अनलेस की बहुत मजबूरी हो सिविल सूट नहीं फाइल करता है। हर चीज के लिए रिट पिटिशन फाइल करता है, हर चीज के लिए हाई कोर्ट जाता है। और होता यह है कि क्योंकि सिविल कोर्ट में टाइम लगता है, आदमी को लगता है मैं शॉर्टकट मार के हाई कोर्ट चला जाऊं, शॉर्टकट लेकर के, और हाई कोर्ट से मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है हमारा सिविल जस्टिस सिस्टम का, इसको अगर हम फिक्स कर दें तो हमारा हाई कोर्ट पे भी से भी लोड कम हो जाएगा, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे भी जो लोड है वो कम हो जाएगा। जी सर। सो जहाँ तक ट्रस्ट की बात आपने कही है, चलें ये तो बात रही कि सिविल के मामले लंबित रहते हैं तो लोगों का ट्रस्ट भी धीरे धीरे कम हो रहा है इस सेक्टर में, और वो क्रिमिनल की तरफ अपनी टेंडेंसी बना लेते हैं। अगर यही ट्रस्ट, अगर पब्लिक डोमेन में हम बात करें कि पब्लिक का ट्रस्ट एक इंस्टीट्यूशंस में क्या रोल अदा करता है, और जहाँ तक हम बात करते हैं जुडिशियल सिस्टम की उसके अंदर, और अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो अगर पब्लिक ट्रस्ट या फेथ ना रहे रूल ऑफ लॉ पे, तो फिर ये किस तरह से काम करेगा? क्या कितना ज़रूरी है पब्लिक ट्रस्ट? इंस्टीट्यूशंस किस तरह से रोल अदा कर सकते हैं इसमें? देखिए, ट्रस्ट ही सब कुछ है, क्योंकि ट्रस्ट के बिना तो कुछ भी नहीं है। जी। हम जब इतने सारे राज्य थे, 550 के करीब इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको एक साथ यूनियन ऑफ इंडिया बनाया गया था, तो वो उसको एक सारे प्रिंसली स्टेट्स ने मिलकर के आपस में एक वादा किया था कि हम इन टर्म्स एंड कंडीशंस पर एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाएंगे, और वो टर्म्स और कंडीशंस को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा पास कराया, जिसे हम और आप संविधान कहते हैं। वो संविधान की नींव ही यही है कि हम एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, एक दूसरे को भाई मानेंगे, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, इंडिविजुअल फ्रीडम्स की रिस्पेक्ट होगी, फंक्शनल जुडिशियल सिस्टम होगा, फंक्शनल लेजिस्लेचर होगी, फंक्शनल अपॉइंटमेंट प्रोसेस होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन का, फंक्शनल इलेक्शन कमीशन होगा। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ट्रस्ट के बेसिस पर ही इनकॉर्पोरेट करा गया जी। तो ट्रस्ट एक ऐसा धागा है जो इन सब इंस्टीट्यूशंस को संविधान के साथ पिरो के रखा हुआ जी। तो ये ट्रस्ट आज के टाइम पे इसको मजबूती पैदा करने के लिए इंस्टीट्यूशंस क्या रोल अदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं या क्या कर सकते हैं? जी। क्या कर रहे हैं पे तो थोड़ा मुझे डाउट है जी, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो 80 के दशक में या 90 के दशक में थे। इस समय मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूशंस आर कोअलिसिंग इनटू वन सिंगल यूनिट। तो जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सीजर टू सीजर्स वाइफ, कि आप एलिगेशन एक इंस्टीट्यूशन पे लगाते हैं तो दूसरा उसको डिफेंड करने आ जाता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो वर्किंग है वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि सारे इंस्टीट्यूशंस अपने अपने स्फीयर्स में राजा हैं जी, सुप्रीम है, और कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड्स में या उसकी लिमिट में, उसकी मर्यादा के अंदर रहकर काम करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन की मर्यादा निर्धारित है, लेजिस्लेचर की मर्यादा, पार्लियामेंट की मर्यादा निर्धारित है, कोर्ट की मर्यादा निर्धारित है, इन सारे इंस्टीट्यूशंस की मर्यादा निर्धारित है। लेकिन आज के समय में आपस में एक दूसरे का इतना ज़्यादा लिंक हो गया है, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल साइलोज में जिन्हें काम करना था, एक अलग अलग स्तंभ के रूप में रहकर उनको हमारी डेमोक्रेसी को टिकाए रखना था, वो अब एक मिलते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये सुधरेगा। एट सम पॉइंट कोई तो बात ये रियलाइज करेगा कि ये
कोअलिसिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो हो रहा है ये संविधान में परमिसिबल नहीं है, और उसको ही अगर हम स्ट्रेंथन कर देंगे तो हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो जाएगी। क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि कोई सुप्रीम बॉडी है जो सबको चेक रखेगी। कोर्ट्स का भी एक फंक्शन है रिव्यू को लेकर के, और ओवरसाइट रख सकती है कोर्ट कि भाई जी ये करो, लेकिन उसका काम नहीं कर सकती है। लॉ बनाना, इलेक्शन कराना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। वो जो बॉडी है वो बॉडी को ही करना है। वो सिर्फ ये देख सकती है कि वो बॉडी अपना ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, बस। जी ठीक है सर। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ में रूल ऑफ लॉ का इस तरह से मिसयूज़ किया जाता है कि वो सिटीज़न को कंट्रोल कर सके, और करते भी हैं। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें, रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ को किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे आप? देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि रूल ऑफ लॉ का फंक्शन ही सिटीजन को कंट्रोल करने का है। जी व्हेन आई से सिटीजन, मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको कंट्रोल करना है कि यहाँ बैठो, ये लिखो, ये जी सुनो, ये खाओ, ये नहीं है। लेकिन एक ब्रॉड पैरामीटर है जो रूल से डिफाइन हो जाता है, जो कि प्रकाशित लॉ से डिफाइन होता है कि आपके पास बोलने की आज़ादी है, लेकिन आप ये चीज़ नहीं बोल सकते। जी आपके पास लिखने की आज़ादी है, लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते। आपके पास टहलने घूमने की आज़ादी है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते। तो इसी प्रणाली को रूल ऑफ लॉ के अंदर पब्लिश्ड लॉ कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ जी लीगल सर्टेनिटी कहते हैं। अब आ जाए कि हम इस जो लिमिट है इसका दायरा अगर आप कम से कम करते जाएंगे तो उसको हम कहेंगे स्टेट इज कंट्रोलिंग द सिटीजन। स्टेट इज कंट्रोलिंग। स्टेट इज कंट्रोलिंग द सिटीजन। स्टेट इज टेलिंग मी व्हाट टू ईट। हम्म स्टेट इज टेलिंग मी कि क्या बोलो, क्या खाओ, कहाँ बैठो, कहाँ जाओ, किससे बात करो। ये सब चीज स्टेट हमको बता रहा है। तो ये कंट्रोल कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। हमारे संविधान का जो बेसिस है, जो हमारे संविधान की नींव है, वो इसी बात पर रखी गई थी कि स्टेट इंटरफेरेंस या स्टेट आपके बिहेवियर को कम से कम कंट्रोल करेगी। अगर वो कंट्रोल बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जनता की और हमारी, आप लोगों सबकी गलती है कि हम लोगों ने अपनी जो आज़ादी की सीमा है उसको संरक्षित नहीं रखा है। हम लोगों ने शासन को अपने दरवाजे तक आने की इजाज़त दी है, जो कि हम प्रजातंत्र के द्वारा उसको बदलने की कोशिश कर सकते हैं और करना भी चाहिए। जी आज के समय में इंटरनेशनली अगर हम ज़रा नज़र दौड़ाते हैं, इतने इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और जहाँ तक रूल ऑफ लॉ की बात होती है, तो सर मुझे ये बताइए कि अपने नेशनल बाउंड्रीज से अगर बियॉन्ड हम रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करना चाहें तो ये किस तरह मुमकिन है, और एक ग्लोबल कम्युनिटी को क्या करना चाहिए इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट को इराडिकेट करने के लिए? देखिए, ग्लोबल रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम विश्व स्तर पे, जैसे कि हम अपने देश में, आप मेरी आज़ादी का की इज़्ज़त करें, आप मेरी बाउंड्रीज़ की इज़्ज़त करें, मैं आपके बाउंड्रीज़ की, आपकी सीमाओं की इज़्ज़त करूं। अगर हम इंटरनेशनली भी उसका ख्याल रखें तो कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज हो सकता है। बट उसका इम्प्लीकेशन ये भी है कि अगर कहीं पर किसी के साथ ज़्यादती हो रही है या कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो कि हम कहें कि भाई ये तो मानवीय अधिकारों में एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, जी तो उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को एज अ होल अपनी राय बना करके और प्रेशर बना करके करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। जी अब प्रॉब्लम ये आता है कि हम जब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो उसमें फाइनली हम ये कहते हैं कि भाई जो भी रूल आप बना रहे हैं वो रूल भी एनफोर्स होना चाहिए। जी कि अगर आपने ट्रैफिक लॉज फॉलो करने के रूल बनाए हैं कि लाल बत्ती पे अगर रुकना है तो लाल बत्ती पर सबको रुकना चाहिए, लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा है जो लाल बत्ती पर नहीं रुक रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होनी चाहिए। इंटरनेशनल लॉ में इसकी लिमिटेशन आ जाती है, क्योंकि आप किसी एक देश को किस तरीके से कंपेल करेंगे
कि वो अपनी कॉन्डक्ट को एक रूल के तहत चलाए जी। या उसको फॉलो करें। इंटरनेशनली उसके ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं, इंटरनेशनली उसको बायकॉट कर सकते हैं, हम्म। इंटरनेशनली वहाँ से टूरिज्म ख़त्म करा सकते हैं, हम्म। इंटरनेशनली वहाँ के फ्लाइट्स का आना जाना बंद करा सकते हैं, ट्रेड रूट्स बंद करा सकते हैं। वॉर भी एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में हिस्ट्री में तो हुई है, बट आई आई डोंट एडवोकेट वॉर। तो फ्यूचर में आई डोंट नो कि कैसे होगा, बट अच्छा। आज के दौर में इट इज़ अ टेस्टिंग टाइम फॉर इंटरनेशनल लॉ, हम्म। बिकॉज हम और आपने जो इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है, लेकिन हम और आप जो आज देख रहे हैं दोनों में बहुत फ़र्क है। एग्जैक्टली। सर, तो रूल ऑफ लॉ को रिफॉर्म करने की जहाँ तक बात कर रहे हैं, आज के टाइम पे सोशल रिफॉर्म हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहे हैं इस क्षेत्र में, और वो भी रैपिड हो रहा है। साथ में ही पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होते जा रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट इरा की बात करते हैं, तो क्या रिफॉर्मेशन होना चाहिए इस रूल ऑफ लॉ में? देखिए, रूल ऑफ लॉ के जिन कुछ स्तंभों की बात मैंने आपसे करी है, मुझे लगता है कि अगर हम उन्हीं पे फोकस करें और हम्म। उसको सीमेंट करें, उन स्तंभों पर थोड़ा सा और पेंट लगाएं, सीमेंट लगाएं, उसको मजबूती दें, तो काफ़ी हद तक हम सिस्टम को रिफॉर्म कर पाएंगे। जी। तो आप जैसे अगर आप न्याय प्रणाली का ही एक एग्जांपल ले लें, क्योंकि न्याय प्रणाली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ जी। दिस रूल ऑफ लॉ। तो इसमें अगर आप जजेस का अपॉइंटमेंट देख लें, जजों की भर्ती नियुक्तियां देख लें, हम्म। तो कई हाई कोर्टों में जो है 30% जजेस हैं ही नहीं। जी। तो उनमें कैसे बर्डन कम होगा? मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है कि उसको कोई आदमी, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि वो आदमी इतना सारे केसेस डिस्पोज ऑफ कर पाए। ये हम्म। एक है। दूसरा, मैंने जैसे बताया कि एक एग्जाम्पल ये था कि भाई सिविल शुड नॉट पे फॉर द सिंस ऑफ क्रिमिनल लॉ हम्म। सिस्टम। कि भाई जो अगर आपका सिविल जस्टिस सिस्टम अपाहिज हो चुका है, तो सारा वजन क्रिमिनल पे नहीं पड़ना चाहिए, अभी क्योंकि तो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन भी आया था इस चीज़ को लेकर के, कि सिविल मामले को आप क्रिमिनल की सुप्रीम तरह कोर्ट से। के जी। कई जजमेंट हैं। जी। बट पॉइंट ये है जो आपने बोला कि हम्म। जो गरीब आदमी है जो गांव में बैठा हुआ है, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो बेनिफिट है वो ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा है। नहीं हो पा रहा। जो बारिश का पानी है वो बह करके गांव तक नहीं पहुंच रहा है। गांव में हम्म। जो पुलिस में जो एसएचओ बैठा हुआ है, उस तक वो बात नहीं समझ रही, उसको नहीं समझ में आ रही है। हम्म। तो वो तो यही कहेगा कि भाई मेरा आपस में भाई से खेत का झगड़ा है, हम क्यों सिविल कोर्ट में भाई के खिलाफ जाके केस फाइल करें, हम जाके पुलिस में जाके एफआईआर लिखा देंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। हम्म। और उसके अपने लिमिटेशंस हैं कि वो पुलिस वाला क्या करेगा। जी। 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 एफआईआर भी जो है हमारे आपके जैसे वकील ही लिख के देते हैं उनको कि भाई ऐसा केस बनाओ कि वो निकल ही ना पाए कभी। तो उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। सही। बट वी हैव टू सी बिहाइंड द सीन्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड। हम्म। तो ये मेरे मुझे लगता है कि तो ये थोड़े आई मीन लार्ज ज़्यादा बड़े चेंजेस से इस तरह के अगर हम छोटे छोटे बदलाव लेकर के आए तो उससे काफ़ी फर्क पड़ सकता है। ठीक है सर, आखिरी क्वेश्चन है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन है एडवोकेट पीडिया फाउंडेशन, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे काम करता है, वेलफेयर की बात करता है। जो एक एक्सपीरियंस रहा है, तजुर्बा रहा है, वो ये रहा है कि हम ये देखते हैं कि एक लॉ ग्रेजुएट जब वो जुडिशियल एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर लेता है, और वंस ही वाज अपॉइंटेड ही वाज सेंट टू जुडिशियल एकेडमी। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें कि एडवोकेट के लिए जब वो एनरोल्ड होते हैं, तो उन्हें सीनियर्स के पीछे भागना है, सीखना है, 5 साल लगाने हैं, उसमें भी फिर परफेक्शन नहीं है, या यूँ कह लो हर चीज़ नहीं आती, और हर चीज़ ना सही, कम से कम इतना भी एक प्रोडक्टिव नॉलेज आ जाए कि वो खुद से इंडिपेंडेंट काम कर सके, इस तरह की चीज़ें। और ये मेजॉरिटी में हो रहा है, ये कोई माइनॉरिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये नए बच्चों के साथ ये चीज़ हो रही है। और इसको रिफ़ॉर्म करने के लिए ना तो कोई बीसीआई कभी कुछ कदम उठाई है, ना कोई स्टेट बार काउंसिल कभी कोई कदम उठाती है। लोकल लेवल पे बार एसोसिएशन टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चाहती है करना, लेकिन उसमें भी कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो पाती है। तो सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ इस तरह का जुडिशियल एकेडमी एकेडमी की तरह एक एडवोकेट एकेडमी हो,
जो कि बीसीआई के रेगुलेशंस और स्टेट काउंसिल के इससे रेगुलेट होती हो, जिसको इंस्टीट्यूशंस जो लॉ कॉलेजेस हैं वो अफीम करते हों और अपने बच्चों को ट्रेनिंग पर्पस के लिए या फाइनल ईयर में भेजते हों। कंप्लीट 1 ईयर ट्रेनिंग लो, आपको जिस फील्ड में, सिविल हो, क्रिमिनल हो, किसी भी फील्ड में आप एटलीस्ट 1 ईयर ट्रेनिंग लेके कंप्लीट उस चीज़ की नॉलेज लेके, और जब आप एनरोल्ड हो तो आप डे वन से स्टार्ट कर दो काम करना। और सीखने की तो कोई उम्र नहीं है, ज़िंदगी भर लॉ में डेवलपमेंट होते रहेंगे और सीखते रहेंगे। सो कुछ इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, मैं जुडिशल एकेडमी का जिस तरह का आपने सुझाव दिया, मैं उसका कायल नहीं हूँ, जी। और उसके 3 कारण हैं। अच्छा। सबसे पहला तो ये कि आपको अगर तैरना सीखना है तो आपको पानी में कूदना पड़ेगा। कूदना पड़ेगा, जी। जब तक आपका बदन गीला नहीं होगा, जब तक 2 बार आपको डूबने का एहसास नहीं होगा, तब तक आपको तैरने का जो हुनर नहीं जज़्बा आएगा। है वो नहीं आएगा। जी। तो लेकिन ये मैंने एक बात कह दी कि आप जो एकेडमी जो होती है वो काफ़ी आइडियलिस्ट हो जाती है, और वहाँ के जो प्रोफेसर्स, टीचर्स होते हैं वो भी प्रैक्टिस से अक्सर डिवोर्स्ड होते हैं। तो यू मे नॉट गेट द बेस्ट इफ यू आर इन द एकेडमी। Second point, the best place to learn is the courtroom itself. क्योंकि आप किसी भी कोर्ट रूम के अंदर अगर बैठे हैं, कैंटीन में नहीं, बाहर कॉरिडोर में नहीं, अंदर कोर्ट रूम के अंदर बैठे हैं, और आप देख रहे हैं कि आपसे पहले वाले वकील का क्या केस है, उसके क्या फैक्ट्स हैं, उसने क्या किस बात को किस तरीके से रखा, जज साहब का क्या रिएक्शन था, सामने वाली पार्टी का क्या रिएक्शन था, सामने वाली पार्टी ने कोई बात रखी तो उसको किस तरीके से इधर वाले पक्ष ने हैंडल किया। आपको गलती करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरा गलती कर रहा होगा, आप उससे सीखिए। जी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आज के दौर में कोर्ट रूम के अंदर नहीं, कोर्ट रूम के बाहर ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं। एग्जैक्टली। कोर्ट रूम के अंदर आप बैठेंगे तो आपको बहुत सीखने को मिलता है कि मुझसे पहले अगर मेरा आइटम 25 है तो मुझसे पहले 24 आइटम में क्या फैक्ट्स थे, क्या लॉ लगा, जज का क्वेश्चन क्या था, ड्राफ्टिंग में क्या मिस्टेक थी, जज ने क्या सवाल पूछा, और मैं अगर मेरे पास ये केस आता तो मैं उसको किस तरीके से हैंडल करता। प्रैक्टिकल लर्निंग, ये दूसरी बात है। जो तीसरी बात है, और ये बहुत हार्ड हिटिंग फैक्ट्स है जी। फैक्ट ये है कि विद द राइज ऑफ इंटरनेट एंड रील्स एंड यूट्यूब्स, our reading has gone down. Exactly. Our focus level has gone down. अब हम शॉर्टकट अपनाते हैं, and we don't spend time reading something. अगर हमको रिसर्च करने को कहा जाए तो हम AI का यूज करके इधर उधर से पूछ के कुछ करके बना के दे देते हैं, but that's not the correct approach. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो पेरिफेरल रीडिंग होती है, अगर आप 100 केस ढूंढेंगे तो उसमें से आपको 3 केस काम के मिलेंगे, लेकिन जो 97 केस आपने पढ़ के डिस्कार्ड करे हैं वो आपकी प्रैक्टिस में और आपके एक्सपीरियंस में इजाफा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो केस 97 वो केसेस हैं कि जिसमें लोगों ने कुछ अच्छा किया, कुछ मिस्टेक्स करी, और आप उन मिस्टेक्स से या उनके अच्छाई से फायदा उठा सकते हैं। जी। तो रीडिंग, कंटिन्यूअस रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम वेरियस सोर्सेज कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है और मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। कोर्ट के अंदर टाइम स्पेंड करना, और तीसरा ये कि आप जहां तक मौका मिले आप खुद करिए। और एक चीज़ बहुत ही अंडररेटेड है हमारे प्रोफेशन में, कोई भी सीनियर वकील है, अगर वो कॉफ़ी पी रहा हो, आप उसके पास जाइए एज अ यंगस्टर, आप उसे कहिए सर नमस्कार, मैं जूनियर हूँ, मेरे पास ये क्लाइंट आया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ इसमें। वो आपकी मदद करेगा, बड़े से बड़ा वकील हो वो आपकी मदद करेगा। आपको सिर्फ उसको प्यार से, इज्जत से एज अ सीनियर इन द प्रोफेशन अप्रोच करना है, और आपकी मदद करेगा। हम लोग करते ही नहीं है। आप किसी को गुरु बनाइए तो सही। जी जी जी, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत इंसाइटफुल जो भी डिस्कशन रहा उसमें आपने सारी बातें बताई हैं, और रूल ऑफ लॉ के ऊपर जो डिस्कशन रहा वो काफ़ी इस तरह का रहा कि ऑडियंस अब जाने समझे इस चीज़ को,
और आप आए इस प्रोग्राम में, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे आप ज़रूर आइए बिल्कुल, थैंक यू, और बहुत मज़ा लोगों आया। को एक अवेयरनेस भी रहे इन सब चीज़ों से। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू फैयाज़, बहुत मज़ा आया मुझे।